हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं 12 फिजिक्स का क्लास लेने जा रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम में होगा। जो भी आपके साथी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे, सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे या ऐसे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे, उनके लिए यह काफ़ी लाभदायक साबित होगा। उसे आप सेंड कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके मोबाइल पर बार बार जो है ये आता रहे। तो देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं यह आपका चैप्टर का नाम है फिजिक्स का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका हिंदी हो गया। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, स्टैटिक का मतलब स्थिर। स्थिर विद्युत यानी कि वह विद्युत जो स्थिर हो। स्पष्ट हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहले जो है से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन देंगे। तो यह जो है से भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर चार्ज का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, इसको हम लिख रहे हैं, इट डील्स चार्ज, माने यह चार्ज को डील करता है। इट डील्स चार्ज एट रेस्ट, यह उस चार्ज को डील करता है जो रेस्ट में हो। यह उस चार्ज को डील करता है जो रेस्ट में हो। जैसे मान लिया कि कंघी है, कॉम्ब है, उसे आप ऐसे केस को रगड़ते हैं तो वह चार्ज हो जाता है। चार्ज हो जाने के कारण जो है से धूल कण के पास अगर उसको आप ले जाते हैं तो वह जो है से धूल कण को अपनी ओर खींचने लगता है, उसके पास सटने लगता है। तो उसके पास जो चार्ज पैदा हुआ, चार्ज का जो जनरेशन हुआ, वह आपका कैसा चार्ज था? तो स्टैटिक चार्ज था, स्थिर चार्ज था। तो यह जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इट डील्स चार्ज एट रेस्ट। यह जो है से वैसे चार्ज को डील करता है जो रेस्ट में हो। अब देखिए, चार्ज के बारे में जो है से कोई थोड़ा बहुत जानिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज प्रोड्यूस्ड, यानी चार्ज पैदा होता है। चार्ज इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर रबिंग ऑब्जेक्ट्स। चार्ज जो है से किसी वस्तु को रगड़ने से जो पैदा होता है, जैसे कंघी के बारे में हम बता रहे थे, तो ऐसा जो है से कहा था कौन? गिलबर्ट कहा था, गिलबर्ट। फिर इसके बाद जो है से फ्रिक्शनल चार्ज, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको डिस्कवर कौन किया था? तो इसको किया था ब्राउन। अब आइए पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इस सब चार्ज के बारे में जो जानकारी जिसको था, उस वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन सिर्फ लिखते हैं, फ्रैंकलिन था। अब आइए, अब आपके बाद अब बता रहे हैं एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज किसको कहते हैं? तो एलिमेंट्री चार्ज जो है से वह स्मॉलेस्ट चार्ज है जिस चार्ज से छोटा चार्ज जो है से नहीं किया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या कहिए कि 4.8 × 10⁻⁻10 स्टेट कूलम, उस चार्ज से छोटा चार्ज जो है से नहीं किया जा सकता है। तो वही जो है से एलिमेंट्री चार्ज कहलाता है या बेसिक चार्ज कहलाता है। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इट इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज, या मिनिमम पॉसिबल चार्ज है विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज।
यानी वह चार्ज का वह मिनिमम वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब कहिए, या ऐसा कहिए कि 4.8 गुने 10⁻⁻10 कहिए, या क्या आ जाएगा? स्टेट कूलम्ब आ जाएगा, स्टेट कूलम्ब आ जाएगा। यह चार्ज कैसा होता है? तो निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक चार्ज के बारे में आप क्या समझे? तो एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक चार्ज के बारे में आप समझिए, या कुछ नहीं है, इट इज मिनिमम पॉसिबल चार्ज। यह चार्ज का वह मिनिमम जो संभव हो सकता है वह मात्रा है, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर हो सकता है, एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10⁻, क्या है? इतना है, या 4.8 गुने 10⁻⁻10 स्टेट कूलम्ब है। अब आइए आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्जों का क्वांटीकरण। चार्जों का क्वांटीकरण हम किसको कहते हैं, इसके बारे में समझिए। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कुछ, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं। तो अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसका मतलब है कि वह पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वह नेगेटिवली चार्ज हो गया है। तो देखिए, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका है कि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जो है वह होल नंबर के रूप में ही कर सकता है। मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, 3 इलेक्ट्रॉन के 100 इलेक्ट्रॉन, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन के लॉस किया या गेन किया, ठीक है, ऐसा चलेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं कहेगा कि 10.5 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर गया या 10.5 इलेक्ट्रॉन को गेन कर गया। तो कोई भी बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करता है वह क्या करता है कि होल नंबर के रूप में करता है, या दूसरे रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज जो है, चार्ज जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिंपल मल्टीपल होता है। यानी मान लिया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर हम E कहें तो किसी बॉडी पर क्या चार्ज हो सकता है? 2E, 3E, 1,00,000E, 100E, तो इस तरह से चार्ज हो सकता है। ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि 1.5E, वैसा नहीं होगा। तो वही आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी चार्जों का क्वांटीकरण जो है कि कोई बॉडी जो है से इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जो है से होल नंबर के रूप में कर सकता है, इसलिए वह चार्ज को जो होल्ड करता है वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सिंपल मल्टीपल होता है। तो देखिए, इसी को हम लिख रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बॉडी लिखिए, ये बॉडी इज चार्ज्ड, ये बॉडी इज चार्ज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कोई बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण जो है से चार्ज हो जाता है। ये बॉडी इज चार्ज क्या समझे कि ये बॉडी इज चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कोई बॉडी जो है से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण जो है से क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। फिर क्या कह सकते हैं? ऐसा कहिए, ये बॉडी लॉस और गेन, एक बॉडी जो है से लॉस करता है या गेन करता है, ये बॉडी लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स एज होल नंबर। कोई बॉडी जो है से इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन क्या करता है? होल नंबर के रूप में करता है, होल नंबर के रूप में कर सकता है। तो फिर कह सकते हैं कि ये बॉडी होल्ड चार्ज, माने एक बॉडी जो है से चार्ज को होल्ड करता है यानी चार्ज को रखता है। ये बॉडी होल्ड चार्ज एज सिंपल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक
सिंपल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी एक बॉडी जो है से चार्ज को कैसे चार्ज को होल्ड करता है, तो वह जो है से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सिंपल मल्टीपल होता है। यानी कहने का मतलब है कि Q बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा एन, जहाँ n का मतलब हो जाएगा होल नंबर, ये 1 है 2 है 3 है, इस तरह से है। अगर मान लिया कि लॉस किया है, अगर 10 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो n का मान 10 बैठाइएगा, चूंकि लॉस किया है तो लॉस किया है इसलिए प्लस वाला रहेगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इसका मतलब माइनस के साथ रहेगा, ये माइनस उस पर आ जाएगा, अब 10 ही आ जाएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया होगा कि ये बॉडी इज चार्ज। सबसे पहले कोई बॉडी चार्ज कैसे होता है, तो बॉडी इज चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कोई बॉडी जो है से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेशित हो जाता है। और ये बॉडी लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन एज ए होल नंबर। कोई बॉडी जो है से इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होल नंबर के रूप में करता है। तो फिर क्या कह सकते हैं कि ये बॉडी होल्ड चार्ज एज सिंपल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये कोई बॉडी जो है से चार्ज को, किस तरह के चार्ज को होल्ड करता है, तो वह जो है से इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिंपल मल्टीपल होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां पर लिख देते हैं कि दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, लिख देते हैं दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिख दीजिएगा, ऑफ चार्ज। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस तरह से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हुआ। हाँ, तो देखिए अब हम बताने जा रहे हैं आपको बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले जो है से चार्ज क्या है, तो इट इज अ स्केलर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यह स्केलर होता है। फिर इसके बाद क्या कह सकते हैं, इट इज कंजर्व्ड, यह संरक्षित रहता है, माने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत भी होता है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या क्या जानते हैं, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत भी होता है। फिर इसके बाद क्या कह सकते हैं, इट इज अ स्केलर हो गया, इट इज कंजर्व्ड हो गया, और कह सकते हैं कि इट इज एडिटिव, यह एडिटिव होता है, योगशील होता है। योगशील का मतलब ऐसा समझिएगा कि जैसे बहुत सा चार्ज है, तो टोटल चार्ज अगर निकालना है तो सबके जोड़ दीजिए, Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3, जितना सा चार्ज है। और एक प्रॉपर्टी आपका दे रहे हैं कि इट इज क्वांटाइज्ड, इट इज क्वांटाइज्ड, यह क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटीकृत होता है। अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताए थे, तो वही आप समझिए कि इट इज क्वांटाइज्ड, यह क्वांटाइज्ड होता है। अब इसके बाद आइए कूलम्स लॉ, आइए कूलम वैज्ञानिक था, तो कूलम जो है से कुछ नियम दिया, उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए कूलम्स जो है से पहले क्या बताया कि लाइक चार्जेज का मतलब हो गया समान आवेश, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या विकर्षित करते हैं। और अगर असमान आवेश है, एक प्लस है एक माइनस है, अब तो उसको कहेंगे अनलाइक चार्जेस, यानी विजातीय आवेश कहिए या असमान आवेश। विजातीय आवेश जो है से एक दूसरे को क्या करते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए कूलम्स लॉ में आपको फर्स्ट हम लिख रहे हैं क्या कि लाइक चार्जेज यानी लाइक चार्ज है, अगर दोनों प्लस से है या दोनों माइनस है, तो क्या करेगा, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेज जो है से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब फिर देखिए दूसरा हम आपको लिख रहे हैं क्या कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं।
फिर इसके बाद देखिए तीसरा नियम में क्या आपको दिया कि अगर मान लिया कि लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इसके बाद जो है से तीसरा नियम दिया कि यह जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो लगेगा, दो आवेशों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो लगेगा, उसके बारे में क्या दिया गया कि वह बल जो है दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, या तो अट्रैक्शन रहेगा या रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए हम लिख दिया है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी दो चार्ज के बीच जो है या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा या फोर्स ऑफ क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा। तो वह जो है से थर्ड लॉ में, थर्ड में क्या दिया, कूलम से जो है, कूलम का थर्ड लॉ आपको क्या आ गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखिए उसको जो है से लिखना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज, बिटवीन टू चार्जेज इज, इसमें पहला दे देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज। एंड दूसरा क्या देते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, टू अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो बल लगेगा वह दोनों चार्ज, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज, पहला लिख दिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज एंड सेकंड लिख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब इसके बाद जो है से अब देखिए यहाँ पर देखिए, मान लिया कि यहाँ पर जो है आपका दो चार्ज है, यह चार्ज आपका Q1 है, यह चार्ज आपका Q2 है, यह जो है से R डिस्टेंस से सेपरेट है। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेनेशन पर आइए। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कर रहे हैं। लेट Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेज, लेट Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेज सेपरेटेड, देखिए यहां लिख दे रहे हैं सेपरेटेड बाई आर, जो आर से क्या है, सेपरेट है। तो आपको जो है से नियम के अनुसार हो गया एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, एफ प्रोपोर्शनल आ गया 1/r²। देखिए पहला में लिखे थे कि प्रोडक्ट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है और दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दोनों को आप मिला दीजिएगा तो एफ प्रोपोर्शनल आ जाएगा Q1 इंटू Q2/r²। अब इसके बाद जो है सही प्रोपोर्शनल को अगर हटाइएगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो वह कांस्टेंट आ जाता है 1/4πε Q1 इंटू Q2/r² आ जाएगा। देखिए इसको हम घेर दिए हैं, इसको क्या कह रहे हैं, इसका नाम है एप्सिलन। देखिए इसको हम कह रहे हैं क्या, एप्सिलन। याद रखिएगा कि
एप्सिलॉन इसको कहा जाता है। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन 0 का मतलब मान होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। और एप्सिलॉन आर जो है इसका मान 1 माने करीब करीब 1 होता है, इस तरह से, यानी करीब करीब 1 किसके लिए, एयर के लिए होता है, लेकिन ऐसे जो है से कंपटीशन में आ चुका है तो 1 से अधिक के लिए मारिएगा। तो एप्सिलॉन का मतलब होता है क्या, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी है। और एप्सिलॉन अगर 0 रहेगा तो परमिटिविटी आ गया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम निर्वात की विद्युतशीलता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता देखिए इतना होता है 8.85 गुना 10 को पार। एप्सिलॉन आर आपका क्या है, एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, है परमिटिविटी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का अगर मान निकालिएगा तो मिला जुला के आपको आ जाएगा क्या कि 9 गुने 10 को पावर 9 और Q1 इंटू Q2 बटे क्या आ जाएगा, R² आ जाएगा, जिसको आप ध्यान रखिएगा। पाई का मान 22/7 दे देंगे। एप्सिलॉन बराबर क्या लिखेंगे, तो एप्सिलॉन बराबर लिखेंगे एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 दे देंगे यहाँ, और इसके बाद जो है से एप्सिलॉन आर का मान क्या दे देंगे, 1 दे देंगे एयर के लिए लगभग। तो आपको आ जाएगा 9 इंटू 10⁹। तो ये बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2/R²। तो यह जो है से कूलम्स लॉ का क्या आ गया, आपका एक्सप्रेशन आ गया कूलम्स लॉ। देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बता रहे हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म माने कूलम का जो इक्वेशन है वो वेक्टर के रूप में। तो देखिए एफ वेक्टर दे दिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2/R²। इतना तो आपको याद ही था, अभी एक्सप्रेशन हम दिए हैं। यहाँ इंटू कर दिए क्या कि आर दे दिए यूनिट वेक्टर आर। तो मान लिया कि इसका अगर मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फिर वही बात आ जाएगा। देखिए ऐसे है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे फोर्स का, तो इधर क्या देना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2/R²। यहाँ जो है से यूनिट वेक्टर आ रहा है तो इसका मापांक निकालिएगा मॉडुलस। तो अगर मॉडुलस निकालिएगा तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2/R² आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है 1 होता है। तो फिर वही आ गया। तो कभी तो कुछ एग्जाम में जो है से पूछा जाता है कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में आप लिखिए, 1-2 नंबर के पूछा जाएगा, तो अब ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आइए यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट बता रहे हैं और डायमेंशन बता रहे हैं आपको परमिटिविटी का, जो अभी परमिटिविटी बताए थे उसका। तो देखिए ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2/R²। तो ये जो है एप्सिलॉन को यहाँ लेके आ गए, आर को यहाँ लेके चला है। तो एप्सिलॉन बराबर आ गया क्या, Q1 इंटू Q2/4 पाई F_r², ऐसे आ गया, इतना बराबर आ गया। तो देखिए 4 पाई तो क्या है, 4 पाई तो कांस्टेंट चीज है, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। तो देखिए Q1 इंटू क्या है Q2, तो Q1 का मतलब आवेश है, तो कूलम्ब गुने कूलम्ब बटा क्या न्यूटन इसका एफ का आई मीटर स्क्वायर। अब इसको ऊपर लेके चल गए तो कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को कहा जाता है फैराडे प्रति मीटर। तो यह आपका आ गया यूनिट। चलिए अब डायमेंशन की चर्चा करते हैं। तो Q1 इंटू Q2 है, तो Q1 का मतलब Q बराबर आई टी, तो आई इंटू टी, आई पी भी आई इंटू टी, अब बाई F_r², इसका तो नहीं होगा। तो F का क्या होता है, बल का आपको डायमेंशन याद होगा M/L/T⁻²। आई क्या है R², आर माने डिस्टेंस है दूरी, तो L²। अब इसके बाद जो है से इसको ऊपर लेके गए तो M के ऊपर लेके जाएंगे M⁻⁻1 आ जाएगा, ये L³ आ जाएगा, 2×3 आ जाएगा, तो L⁻−3 आ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये देखिए T² है, T⁻−2 है,
ये ऊपर जाएगा तो टी पावर 4 आ जाएगा। आई क्या है, आई स्क्वायर है, इसको जो है से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, तो यह आपका डायमेंशन हो गया। अब आइए कूलम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है। तो देखिए कूलम्स लॉ जो है से क्या है, इट इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेज। यह जो है से बिंदु आवेश के लिए जो है से लागू होता है। जैसे मान लिया कोई गोला भी अगर आवेशित है, बहुत बड़ा गोला है, तो उसके चार्ज को मान लिया जाता है कि चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। उसका टोटल चार्ज जो है से कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, उसका टोटल चार्ज जो है से क्या है, न्यूक्लियस पर, उसके सेंटर पर जो है से केंद्रित है। तो इट इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेज, या पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए क्या है, अप्लीकेबल है। अब आप याद रखिए कि एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स होता है तो नाभिक में, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं, तो नाभिकीय कण जिसको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या होता है, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियॉन्स में होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहता है। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। तो वहां पर जो है से कूलम्स लॉ लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज, देखिए इसको हम क्या लिख रहे हैं कि इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर फोर्स। यानी कहने का मतलब है कि F प्रोपोर्शनल 1/r² जो इसमें है, यह जो है से नॉट अप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर फोर्स। यह न्यूक्लियर फोर्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है, यह लागू नहीं होता है, वो गलत हो जाता है वहां पर। अब आइए एक पॉइंट लिख रहे हैं कि इट इज सेंट्रल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। यह जो है से 2 पॉइंट चार्ज है, 2 चार्ज है, तो उसके सेंटर के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसी के बारे में जो है से कूलम्स जो है से लॉ दिया है। अब फिर एक लिख रहे हैं कि इट इज इंटरैक्शन फोर्स। यह जो है से अन्योन्य फोर्स है। अन्योन्य फोर्स का मतलब होता है क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे मान लिया कि हम जो है से इस पेन को ऐसे पकड़े हुए हैं, तो इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो यह प्रतिक्रिया अवश्य कर रहा होगा। तो क्या है कि इट इज इंटरैक्शन फोर्स। अब आइए इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का क्या महत्व है। तो देखिए कूलम्स लॉ से जो है से क्या क्या हम जानते हैं, उसका क्या महत्व है। तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, यह समझने में सहायता करता है। तो पहला क्या सहायता करता है, फॉर्मेशन ऑफ मोलेकुल्स, कि मोलेकुल्स का निर्माण जो है से कैसे होता है। एटम मिल करके जो मोलेकुल का निर्माण करता है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, तब तो मोलेकुल बनता होगा। तो वह जो है से उसमें हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का निर्माण जो मोलेकुल, परमाणु, एटम या मोलेकुल के मिलने से जो बनता है, इसके बारे में हेल्प करता है, क्योंकि वहां भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। और यहाँ जो है से फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो बल लगता है, तो बल लगता है तो वह तो कूलम्ब वाला ही तो बल लगता होगा। तो यह जो है से इस सब को समझने में जो है से क्या करता है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस। यह जो है से कूलम्स लॉ का क्या है, इंपॉर्टेंस है।